क्या भारतीय होना और हिंदू होना एक ही है? हम सब बचपन में एनसीईआरटी की किताबों से पढ़कर आए हैं कि साइमन गो बैक के नारे लग रहे थे लाहौर में, लाठीचार्ज हुआ, स्कॉट और सैंडर्स की मिली भगत ने लाला लाजपत राय की हत्या कर दी क्योंकि उनकी सिर पर और सीने पर लाठी के वार हुए थे। और उसके बाद भगत सिंह ने उस हत्या का बदला लेने के लिए कुछ महीनों बाद एक हत्या की जो कि सैंडर्स की थी। मारना स्कॉट को चाहते थे पर हत्या सैंडर्स की हुई और उसके बाद उसका बदला लिया गया। लेकिन इस बदले के बीच में और भगत सिंह और लाला लाजपत राय के बीच में क्या विवाद थे, क्या अदावतें थी, क्या जंग थी, इस सब की भी पूरी बात होगी। कैसे लाला लाजपत राय और सावरकर के बीच में मुलाकात हुई, वो जब ब्रिटेन में जाते हैं या जब अमेरिका जाते हैं, कैसे उनके बीच में आपस में संवाद हुआ और किस तरह की जंग हुई, इस सब पर आज बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम दीपक है, आप देख रहे हैं किताब वाला, जिसमें आज की किताब है लाला लाजपत राय, बीइंग हिंदू बीइंग इंडियन। इसे लिखा है वन्या वैदेही भार्गव ने। पेंगुइन प्रकाशन से किताब आई है, कीमत 1000 रुपये है। स्वागत है मैम आपका। सबसे पहले लेट्स एड्रेस एलिफेंट इन द रूम। भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की हत्या के विरोध में पिस्तौल उठाई और सैंडर्स की हत्या करी, हम सब जानते हैं। लेकिन भगत सिंह और लाला लाजपत राय की उससे पहले की मुलाकातें कैसी रही थी, या उनके बीच में जो अदावत होती है एक हिंदू महासभा को लेकर के, उस सब के बारे में थोड़ा प्लीज़ बताएं कि उनके बीच में कैसी मुलाकात, पहली बातचीत कैसी थी? तो फर्स्टली तो यही था कि भगत सिंह डीएवी कॉलेज में थे और उसके बाद नेशनल कॉलेज में जो लाला लाजपत राय ने स्थापित किया था। तो उनके आइडियाज़ इनिशियली इंस्पायर्ड थे कुछ कुछ लाजपत राय से, और लोगों ने ये भी लिखा है कि उनकी लाइब्रेरी से इंस्पायर था उनका एंटी कलोनियलिज्म। उसके बाद थोड़ा डिसएग्रीमेंट भी था बिकॉज उनके जब हिंदू महासभा की पॉलिटिक्स थोड़ी अलग थी भगत सिंह के पॉलिटिक्स से, और जिस समय लाजपत राय हिंदू संगठन की मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे और लीड कर रहे थे उसको, उस समय भगत सिंह इंटर कम्युनिटी डिनर्स ऑर्गेनाइज कर रहे थे, तो अलग पॉलिटिक्स था उनका। लेकिन उसके बावजूद जब लाजपत राय पे लाठी का वो हुआ, लाठी चार्ज हुआ और फिर वो उसमें मर गए, इसका बदला लेने के लिए भगत सिंह ने उनका इसका वो किया, अवेंज किया उनका। हाँ, और हाँ, तो ये डिस्पाइट डिसएग्रीइंग विद हिज पॉलिटिक्स, तभी भी उनका दर्जा जो था उनके मन में बहुत ऊपर था कि एंटी कलोनियल स्टॉलवर्ट हैं ये एक। अच्छा, तो रिस्पेक्ट बहुत था उस उनके विरासत लिए के तभी बारे भी। हाँ, अच्छा, मैं इस बातचीत को थोड़ा और गहराई से मोड़ रहा हूँ कि अगर कोई टीनेजर हमारा दोस्त इस बातचीत को देख रहा हो तो उसके मन में सवाल आएगा कि वो लाला लाजपत राय के बारे में क्यों जाने, क्यों पढ़े, है ना? इस सवाल को आप कैसे डील करना चाहते हैं? लाला लाजपत राय के बारे में आज की जनरेशन को क्यों जानना चाहिए? एक तो बस यही है कि अलग अलग टाइप ऑफ राष्ट्रवाद होते हैं, और गांधी और नेहरू का एक टाइप ऑफ राष्ट्रवाद था, एक सावरकर का है और आरएसएस टाइप है, और एक बीच में लाजपत राय हैं जो इसमें भी फिट नहीं आते, उसमें भी फिट नहीं आते, और उनका अपना यूनिक और डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ नेशनलिज्म है। दैट्स वन आंसर। और दूसरा ये है कि उनका खुद का स्ट्रगल इस क्वेश्चन से कि हिंदूज़ एक नेशन है या हिंदूज़ दूसरे लोगों के साथ जो इंडिया में रहते हैं उनके साथ एक इंडियन नेशन फॉर्म करते हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन उनके थ्रू आउट हिज लाइफ वो स्ट्रगल कर रहे थे, और उनका आंसर इसमें कैसे डेवलप और चेंज होता है ये स्ट्रगल, जो आज भी रेलेवेंट है आई थिंक ये क्वेश्चन कि हिंदूज़ और नॉन हिंदूज़ का इंडिया में क्या प्लेस है और क्या रिलेशनशिप होना चाहिए। अच्छा, लाला लाजपत राय के बचपन के बारे में हम थोड़ा जानना चाहते हैं। मोगा में वो पैदा हुए, उसके बाद लगातार उनकी ट्रैवलिंग रही है, कभी हिसार जाते हैं, फिर उसके बाद लाहौर में पढ़ाई लिखाई के लिए गए और पिता के ट्रांसफ़र होते रहते थे और वो लगातार फिर ट्रैवल करते रहते इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। उनका बचपन कैसा था? लाला लाजपत राय क्या सीखे रही उनके बचपन की, जो आपको लगता है कि उनकी जवानी और बाद के उनके स्कॉलरशिप में या बाद के उनके एक्शंस में चलती चली गई? मेरा मोस्टली जो फोकस है वो तो उनके बचपन के बाद है, जब वो आर्य समाज के तरफ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट मैंने दिया था कि जब वो छोटे थे तो पंजाब में क्या चल रहा था। आर्य समाज इस्टेब्लिश हुआ था लाहौर में 1975 में, उसके पहले ब्रह्मो समाज था, और फिर कैसे आर्य समाज really took over in Punjab as a very popular movement, and उनका पहले
उनके फादर पे भी इन्फ्लुएंस था, एक सर सैयद अहमद खान स्कूल का, और फिर उनका अट्रैक्शन थोड़ा ब्रह्मो समाज की तरफ था, तो उन्होंने लाजपत राय को ब्रह्म समाज की तरफ थोड़ा पुश किया था। लेकिन फिर वो जब लाहौर गए थे तो उनको मोस्टली आर्य समाज से उनकी अटैचमेंट हो गई वहाँ पे। तो ये एक काइंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड किया गया है। लेकिन फिर उसके बाद आई फोकस मोर ऑन हिज एसोसिएशन विद आर्य समाज, और आर्य समाज ने उनके ऊपर कैसे इन्फ्लुएंस किया, उनकी सोच कैसे इन्फ्लुएंस करी, रिलीजियस वर्ल्ड व्यू उनका। इसी को थोड़ा बताइए प्लीज, कैसे तो यही है कि आर्य समाज का यही था कि वन वेदा, वन गॉड, और ये जो बहुत सारे गॉड्स हैं इंडिया में जो लोग मानते हैं, इससे थोड़ा प्रॉब्लम था कि एक ही है, गॉड शुड इज़ वन, एंड एक ही टेक्स्ट भी है हिंदुइज्म का, वेदों की ओर लौट चलो। और आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा के खिलाफ। तो और ये जो हुआ था 19th सेंचुरी में बहुत पॉपुलर, इसका इसलिए भी था क्योंकि बहुत ब्रिटिश क्रिटिसिज्म भी था हिंदुइज्म का फॉर इट्स पॉलीथीज़म, जो कहते हैं कि बहुत सारे इतने सारे जो गॉड्स हैं या मूर्तियों को पूजा करते हैं, इमेजेस को पूजा करते हैं, ये सब बैकवर्ड है। ये जो ब्रिटिश मिशनरीज थे और ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिशियल्स भी थे, वो ऐसा मानते थे। तो काफ़ी हद तक आर्य समाज ने ये क्रिटिसिज्म अपना भी लिया, लेकिन पूरी तरह नहीं। और आर्य समाज के बीच में भी दो फाड़ होती हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे, उनके बीच में और दयानंद सरस्वती के बीच में, पर बहुत ही एक सम्मानजनक नोट पर दोनों के रास्ते अलग अलग हुए थे। अब थोड़ा सा भीतर अगर लाला लाजपत राय के वर्ल्ड व्यू के बारे में हम जाना है, आपने हमें बताया कि आर्य समाज ने डिफरेंस किया। आपकी किताब का जो तीसरा पार्ट है वो उससे बहुत डील करता है कि उनके धार्मिक विचार कैसे थे। सावरकर के साथ मुलाकात की आप बात करती हैं, उनके धार्मिक विचारों में जो मुस्लिम डिस्पेंसेशन का रूल रहा है लगभग 700 साल का, उसकी क्या जगह थी? क्योंकि आपने इसमें रीइंटरप्रिटेशन वर्ड का इस्तेमाल किया है, बहुत भारी और बहुत ही वजनदार शब्द है अगर उसके कॉन्टेक्स्ट से देखें। हाउ मुस्लिम रूल्स वर इंटरप्रेटेड बाय लाला लाजपत राय? हाँ, तो पहले तो उनके फर्स्ट फेज में तो ये था, पहले फर्स्ट फेज कर लेते हैं फिर रीइंटरप्रिटेशन। तो वक्त है मेरे पास, हाँ, तफसील से बताइए। बेसिकली पहले तो यही था कि हिंदू नेशन को प्रूव करने के लिए कि कोई हिंदूज थे जो मानते थे कि नहीं, हिंदूज एक नेशन नहीं है। तो लाजपत राय का ये था कि हाँ नहीं, ये हिंदूज एक नेशन थे और हिस्ट्री में थे, और फिर वो एग्जांपल्स देते हैं कि ये सब किंगडम्स थे। दिस शोज़ कि हम एक हिंदू नेशन थे और हमारा एक रूल था। और फिर जब मुसलमान का मतलब जब आए तो फिर उनके खिलाफ जो लड़ाई थी उसमें हम कलेक्टिवली आए और हमने खिलाफ उनके लड़ा। तो हिंदू नेशन बना जब हम मुसलमानों के खिलाफ, मतलब हिस्टोरिकली जो वो रूलर्स थे उनके खिलाफ जब लड़ा पहले, तब हिंदू नेशन ऐसे बना। तो ये एक थोड़ा रिलेशनशिप जो उनके दिमाग में था, हिस्टोरिकल रिलेशनशिप हिंदूज़ और मुस्लिम्स का, थोड़ा सा एंटागनिस्टिक था, जो फिर बाद में जाके जब वो चेंज हुए और हिंदू नेशन से उनको फिर उनका थॉट चेंज हुआ कि हिंदू नेशन नहीं, हिंदूज़ आर नॉट जस्ट एक हिंदू नेशन, बट हम एक मुस्लिम्स के साथ, क्रिश्चियंस के साथ हम एक इंडियन नेशन है। जब ये उनकी सोच बदली 1915 के बाद, उसके बाद उन्हें हिस्ट्री फिर से रीइंटरप्रेट किया, और स्पेसिफिकली मिडीवल पीरियड हिस्ट्री का, कि मुस्लिम रूल फॉरेन नहीं था। वो आए थे बाहर से, लेकिन फिर वो सन्स ऑफ सॉइल बन गए। उन्हें यहाँ पे शादी करी, यहाँ पे ही अपना घर बनाया और सन्स ऑफ सॉइल हो गए। और ये लाला लाजपत राय के विचार हैं मुस्लिम रूलर्स के बारे में। हाँ, मुस्लिम 1915 में, और उसके बाद और हम इसको फॉरेन रूल नहीं बोल सकते। और फिर वो एग्जांपल्स में जाते हैं कि जैसे कॉन्फ्लिक्ट हमें बताया गया है, ब्रिटिश ने बताया गया है कि बहुत कॉन्फ्लिक्ट था हमेशा, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट इतना नहीं था यहाँ पे, वॉरफेयर नहीं था जैसे यूरोप में होता था, क्रिश्चियंस और क्रिश्चियंस के बीच में वॉरफेयर होता था, यहाँ पे ऐसा नहीं था। और हम काफ़ी मिलजुल के रहते थे। या फिर मुग़ल रूलर्स ने हमें मतलब कि हिंदूज़ को ऐसे बुरी तरह बर्ताव नहीं करा। बहुत ऊपर पॉलिटिकल ऑफिसेस में उनको जगह दिया जाता था, हाईएस्ट पॉलिटिकल ऑफिसेस में। और अकबर ने शादियां भी करी हिंदू से। सो जैसे अब ब्रिटिश हम देखते हैं कि ब्रिटिश में मतलब इतना बहुत एरोगेंस है इंडियंस की तरह, वैसे नहीं था
मुगल्स और सुल्तानों के ज़माने में ऐसा नहीं था जैसे अब होता है ब्रिटिश के ज़माने में। और ऐसा भी नहीं था कि पूरा ऑपरेशन करा हुआ था हिंदूज़ को, जैसे हमें बोल रहे थे कि ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने ये फैलाया गया है कि मुसलमानों ने जब वो आए थे तो मतलब जब रूलर्स इस्टेब्लिश हुए थे यहाँ पे तो बहुत ही दबा के रखा था हिंदूज़ ने, और ऐसा नहीं था। और वो ऐसे री इंटरप्रेट करे थे। उन्होंने ये भी बोला था कि औरंगज़ेब ने भी ऐसा कुछ नहीं किया था कि मैसेकर कर दो सारे हिंदूज़ को या हिंदुज़म को दबा दो पूरा। ये सब बातें बताई गई हैं ब्रिटिश ने टू जस्टिफाई देयर रूल ऑल्सो। लाला लाजपत राय ये कह रहे हैं कि औरंगजेब ने इतनी हिंसा और इतना खून खराबा नहीं करा, ये बात अंग्रेज़ों द्वारा हमारे बीच में वैमनस्य फैलाने, हमारे बीच में दूरियां बढ़ाने और विभाजन करने के उद्देश्य से बताई और प्रचारित की गई है। तो वो औरंगजेब के रूल के बारे में कह रहे हैं। अच्छा, और जो यंग इंडिया वाला जिक्र है, जो उन्होंने मतलब वो जो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन हमें दिखता है कि वो यंग इंडिया में लिख रहे हैं कि अकबर की देह में तो एक भी भारतीय बूंद नहीं है रक्त की, है ना। तो ये इसको आप कैसे कहेंगे, अगर कोई इसी हिस्से को लेकर के ट्विटर पर से रख दे कि लाला लाजपत राय तो ये सोचते थे साहब, तो हाउ वुड यू डील विद इट? मुझे लगता है कि जो एक थिंकर होता है या पॉलिटिशियन होता है, कभी कभी उनके अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस भी हो सकती हैं, इनकन्सिस्टेंसीज भी हो सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है जो ये लार्जर ये बताने की कोशिश कर रहे थे, ये लार्जर री इंटरप्रिटेशन जो उनने किया है, वो दिखाता है कि वो कितना एफर्ट उसमें डाला था उनने टू कम आउट ओवर जो वो पहले जैसे सोचते थे। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन भी है, मुझे लगता है वो यही दिखाता है कि उन्होंने कितना एफर्ट डाला था टू कम आउट ऑफ हिज अर्लियर वे ऑफ थिंकिंग। मैं अब एक सवाल थोड़ा सा यहाँ डील करना चाहता हूँ जिससे हमने इस बातचीत की शुरुआत की थी, कि जो लाला लाजपत राय के बीच में बहुत द्वंद्व आता है कि हिंदू राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद के बीच में, तो हिंदुत्व की जो पॉलिसी है उस दोनों के बीच में अंतर हो सकता है कि क्या आप हिंदू राष्ट्रवाद से असहमत होते हुए भी भारतीय राष्ट्रवादी हो सकते हैं या भारतीय हो सकते हैं, ये पूरा एनिग्मा कैसे डील करते थे वो? कि हिंदू राष्ट्रवादी होते हुए भी आप भारतीय हाँ। राष्ट्रवादी? मुझे लगता है उनके लिए तो भारतीय होना, हिंदू नेशनलिस्ट और भारतीय होना सेम है, कि मतलब जो भी हिंदू नेशनलिस्ट है वो इंडियन है और वो दोनों सेम चीज़ें हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन एक तो ये बात है कि लाजपत राय से हमें ये पता चलता है कि उनके फर्स्ट फेज़ में फॉर इंस्टेंस हिंदू नेशनलिज्म एक तो अलग अलग टाइप के होते हैं, हिंदू राष्ट्रवाद भी अलग अलग हिस्टोरिकली तो अलग अलग, एक सावरकर का था और एक लाजपत राय का था, और उनमें डिफरेंसेस हैं। और कभी कभी जो हिस्टोरियंस भी हैं या कभी कभी जो और लोग हैं पॉलिटिशियंस, वो दोनों को एक बना देते हैं। क्या अंतर है? थोड़ा मोटा-मोटी। अंतर मैं कहूँगी कि ये है कि दोनों ने कॉन्सेप्ट हिंदू नेशन का तो एलाबरेट किया था कि हिंदूज़ आर वन नेशन, एंड लाजपत राय ने भी यही बोला था कि हिंदूज़ आर अ नेशन क्योंकि उनका सेम कल्चर है, उनका एक हिस्ट्री है, उनकी एक लैंग्वेज है, कॉमन सेंस ऑफ बिलोंगिंग है। कॉमन सेंस ऑफ बिलोंगिंग। लेकिन उनके लिए हिंदू नेशन यहाँ पे था और मुस्लिम नेशन भी था, तो दो नेशंस इंडिया में हैं, और उनके उस ज़माने में जब वो ये बोल रहे हैं एम्पायर भी है, सो एम्पायर के वो इंट्रेंच रियलिटी एक एम्पायर का है जो वो चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन जो वो वर्ड नेशन यूज़ कर रहे हैं वो नेशन कम्युनिटी के तरह यूज़ कर रहे हैं। नेशन वर्ड नेशन है लेकिन ऐसे यूज़ कर रहे हैं कि वो कम्युनिटी, उससे स्टेट का अटैचमेंट नहीं है अभी, मतलब कि एवरी नेशन हैज़ टू हैव अ स्टेट, वो नहीं है। तो वो कभी हिंदू नेशन स्टेट की बात नहीं कर रहे। जब वो स्टेट की बातें करते हैं, सेल्फ गवर्नमेंट की जब वो बातें कर रहे हैं, तो तब वो इंडियन नेशन पे आ जाते हैं। तो उनके भी अंदर एक ऐसा फ्लूइडिटी है कि जब वो ऐसे इमेजिन करते हैं कि एम्पायर है, उसमें डिफरेंट नेशंस हैं, हिंदू नेशन, मुस्लिम नेशन, बट फिर जब स्टेट की बात करते हैं कि हमको सेल्फ गवर्नमेंट एक होनी चाहिए, एक नेशन की सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, तब वो इंडियन नेशन पे आ जाते हैं जिसमें हिंदूज भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं और डाइवर्सिटी है। स्टेट में एक ही लोग दोनों साथ रहेंगे, इंडियन नेशन में दोनों एक साथ रहेंगे, इंटरमिंगल होकर के आपस में मिलजुल कर। और डाइवर्सिटी लाजपत राय के लिए बहुत ही मामूली और बेसिक चीज़ थी कि यहाँ डाइवर्सिटी जो इंडिया में है वो रिस्पेक्ट हम करेंगे। सावरकर का थोड़ा अलग है कि उनके लिए हिंदू नेशन है, और हिंदू नेशन वो भी इसमें एक जगह उन्होंने कुछ और भी बोला था कि हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स दो अलग अलग एंटागनिस्टिक नेशंस हैं, लेकिन काफ़ी बार वो ऐसे बात करते थे कि एक ही नेशन है यहाँ पे, हिंदू नेशन, और वो सुप्रीम एक नेशन जो है वो हिंदू नेशन है इंडिया का। और अगर आपको इस हिंदू नेशन में आना है तो आपको हिंदू कल्चर को अडॉप्ट करना पड़ेगा, हिंदू कल्चर को रिवियर करना पड़ेगा। और क्योंकि मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस ने मतलब उनके ज़माने में वो ये बोल रहे थे इस कल्चर को डिसोन कर दिया,
उनके लिए हिंदू कल्चर जो भारतीय कल्चर है उनके लिए खाली उसको डिसोन कर दिया, तो इसलिए वो अब हिंदू नेशन का पार्ट नहीं है। और अगर आपको इस नेशन का पार्ट होना है तो आपको अपना ये रिलीजन छोड़ना पड़ेगा और कल्चर भी अपना छोड़ना पड़ेगा। आपको एक ही कल्चर है यहाँ पे, हिंदू कल्चर। तो मतलब अपना धर्म असिमिलेशन, छोड़ करके, अपनी संस्कृति छोड़ करके आप हिंदू होंगे तब आप हिंदू राष्ट्र का हाँ, हिस्सा बन सकते हैं। हाँ, सावरकर के अकॉर्डिंग ये उनकी थॉट है, आप कह रही हैं। और अगर नहीं किया तो फिर आप यहाँ रह सकते हैं, लेकिन फिर आपका एक तो लोअर दर्जा दिया जाएगा। ये मेरे को ये लगता है कि सावरकर का तो ये है। और लाजपत राय के उसमें अभी सब ऐसा बराबर है। हाँ, उनके उसमें जब वो हिंदू नेशन भी बोलते हैं तो एक तो तब मुस्लिम नेशन भी है, डाइवर्सिटी है, और इवेंचुअल यूनिफिकेशन है एक इंडियन नेशन में जो सेल्फ गवर्निंग होगा। अच्छा, यहाँ पर नेशन और स्टेट की बात आई तो नेशन के बारे में हम जानते हैं राष्ट्र, और वो एक पॉलिटिकल साइंस का टर्म है राज्य। मतलब उसमें राज्य ये नहीं कि राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ऐसे नहीं। राज्य मतलब कि उसकी एक पर्टिकुलर टेरिटरी रहेगी, वहाँ की पॉपुलेशन होगी, वहाँ की एक अपनी आर्मी होगी, या वहाँ को चलाने वाली एक सरकार होगी। तो ये 4 फीचर जब मिल जाते हैं तब एक राष्ट्र बनता है, तब एक राज्य बनता है। और राष्ट्र राज्य मतलब जिसकी एक अपनी कल्चरल हिस्ट्री रही हो, हेरिटेज रहा हो, सब मिलने वाला। तो वो एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी जिसकी बात मैम कर रही थी। यहीं पर इसी हिंदू राष्ट्र को थोड़ा सा आगे ले जाते हुए 1915 के आसपास की आपने बात करी, खिलाफत मूवमेंट जो हुआ 1919 का, माफ़ कीजिएगा, मुस्तफ़ा कमाल पाशा, गांधी वापस से अली ब्रदर्स की तरफ जाते हैं, शौकत अली और ये सब, हमने पूरा प्रकरण पढ़ा है। जो गांधी के आलोचक हैं वो खिलाफत मूवमेंट को ऐसे देखते हैं कि पहली बार राजनीति में धर्म का जो इंडक्शन है, धर्म का जो इस्तेमाल है एक इंस्ट्रूमेंटल तरीके से, एक पॉलिटिकल तरीके से, वो गांधी ने किया। कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को टर्की के मुसलमानों से या मुस्तफ़ा कमाल पाशा के उस ऑटोमन एम्पायर से जोड़ते हुए उन्होंने रिलेट किया, और उसके बाद इसी तरह से ये जो धर्म और राजनीति का मिश्रण है ये घातक तैयार हुआ। आपकी किताब से हमें पता चला कि लाला लाजपत राय भी सैद्धांतिक रूप से इसके बिल्कुल सहमत थे। इसके बारे में थोड़ा बताएं, क्या वो इस आलोचना को वो कैसे डील कर रहे थे कि तो रिलीजन और पॉलिटिक्स का मिक्सचर हो रहा है ऑटोमन एम्पायर के साथ मिलाना? एक तो हमें ये समझना पड़ेगा कि रिलीजन और पॉलिटिक्स का को पहले भी मिला चुके थे लोग, जैसे कि लाजपत राय ने खुद ही किया था 1901 में। वो जब एक तो हिंदू नेशन अगर आप बोल रहे हैं तो नेशन और रिलीजन को आप एक मान रहे हैं, या आप वो मांग रहे थे कि एक हिंदू पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। ये 1901 में बात हो रही है। उससे पहले भी बहुत सारे लोग थे। हिंदू सभा आ चुकी है, पंजाब हिंदू सभा 1907 1908 में आ चुकी है। हिंदू महासभा इस्टेब्लिश हुई थी 1915 में। तो रिलीजन एंड पॉलिटिक्स का पहले भी हो चुका था मिक्स, दोनों तरफ से। मुस्लिम लीग भी था, 1906 में हो चुका है इस्टेब्लिश। तो ऐसा भी नहीं है कि खाली गांधी सबसे पहले आए थे ये करने। लेकिन हाँ, खिलाफत मूवमेंट के टाइम शायद ज़्यादा एक्सप्लिसिटली था इन सम वेज, एंड कांग्रेस के लिए फर्स्ट टाइम था। एक तो एक कॉन्टेक्स्ट की भी बात है यहाँ पे कि उस समय वर्ल्ड वॉर हो चुकी है, और खिलाफत मतलब जो ऑटोमन कैलिफेट था वो एक तो एक पेपसी टाइप एक ऑफिस है, और उस टाइम जो कैलिफ थे वो सुल्तान भी थे। ऑटोमन एम्पायर के जो सुल्तान थे वही कैलिफ थे, और मुसलमान इंडिया में ही नहीं बहुत सारे दूसरे देशों में उनको मानते थे। जैसे आज पोप को मानते हैं वैसे कैलिफ को मानते थे। तो जब अटैक हुआ, मतलब जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई, तो ये ऑटोमन एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर और उनके दोनों साइड्स एक दूसरे के खिलाफ थे, और बहुत बातें हो रही थी ब्रिटेन और उनके एलाइज में कि ये ऑटोमन एम्पायर को हम मतलब बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, कैलिफेट को डिसमेंटल कर देंगे। और ये मतलब ये ऐसे कहने के ये सेम ही चीज़ है जैसे कि अगर आज कोई बोले कि पोप को हम हटा देंगे, कोई और कोई बोले, या यहाँ पे किसी को ले लीजिए, कोई शंकराचार्य, हाँ, जो जिसको मानते हैं। तो इसके खिलाफ एक तो रिलीजियस क्वेश्चन भी था ये कि रिस्पेक्टिंग मुस्लिम रिलीजियस सेंटिमेंट्स एंड उनके इंस्टीट्यूशन को रिस्पेक्ट करना, और अटैचमेंट इसलिए भी था कैलिफ और कैलिफेट से क्योंकि जो वर्ल्ड वाइड एक्चुअली जो हो रहा था वो ये था कि मुसलमान मतलब जो मुस्लिम पावर्स थे वो काफ़ी डिक्लाइन में थे बहुत ज़्यादा, और यूरोपियन इम्पीरियलिज्म जो था वो बहुत ही ऊपर जा रहा था। तो इतने 2/3 ऑफ द वर्ल्ड मुस्लिम बेसिकली यूरोपियन इम्पीरियलिज्म के अंदर थे। तो उस समय उनको बताया जा रहा था कि
मुसलमान ख़राब हैं, उनमें ये कमियां हैं, यूरोप तो बहुत ही महान है, और जो और लोग जो एम्पायर्स में थे उनको थोड़ा नीचा दिखाया जाता था। तो और इंडिया में भी मार्जिनलाइजेशन थोड़ी थोड़ी हो रही थी, क्योंकि जितना डेमोक्रेसी आ रहा था उसकी वजह से नंबर्स ज़्यादा मैटर करते हैं, और नंबर्स में हिंदू ज़्यादा हैं और मुसलमान कम हैं। तो इसके लिए इस सिंबॉलिक, एक तो रिलीजियस रीज़न था, एक सिंबॉलिक रीज़न भी था कि नहीं नहीं हम भी, मतलब हमारी एक कल्चर है, हमारा एक कैलिफ है, ऐसे करके। और फिर थ्रेट है, तो फिर उसके गांधी को लगा कि ये एक लेजिटिमेट इशू है कि अगर आज कोई पोप को गिराए और क्रिश्चियंस को आज बुरा लगे, तो फिर उनको हिंदूज़ को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट, उनके रिलीजन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये एक वे है ऑफ बीइंग गुड ब्रदर्स टू योर फेलो आप कंट्रीमैन। अपनी लॉयल्टी दिखा पाएंगे, ज़्यादा हाँ, उस दुख दुख में साथ शामिल हो हाँ, पाएंगे। तो ये एक ह्यूमैनिटी के बेसिस पे और इंडियन नेशनलिज्म के बेसिस पे भी एक अच्छी चीज़ है करने के लिए, कि अगर आपके किसी फेलो इंडियन को दर्द पहुंच रहा है और बुरा लग रहा है और वो उनका कुछ कॉज है जो लेजिटिमेट है, तो उसमें आपको और और लाजपत राय का भी यही था, उनको भी यही लगता था कि ये कैलिफ इम्पोर्टेंट है सुन्नी मुस्लिम्स के लिए स्पेसिफिकली, और उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि ये होना चाहिए। और हमें हिंदूज़ को इसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि एक तो क्योंकि जनरली ह्यूमैनिटी के बेसिस पे और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के बेसिस पे, और यही नेशनलिस्ट रीज़न के लिए कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी हमारा एक, अब उन मानने लगे थे तब तक कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी बहुत ही फाउंडेशनल है हमारे लिए, नॉट जस्ट फॉर इंडिपेंडेंस बट उसके बाद भी वो कहते हैं, और एज अ प्रिंसिपल के नाते, मोरालिटी के सेक ऑल्सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट। एंड ऑल्सो उनके एंटी इम्पीरियलिस्ट स्ट्रगल के लिए भी उनको ये इम्पोर्टेंट लगा था कि अब ये हो रहा है कि यूरोपियन इम्पीरियलिज्म पूरा छा रहा है सब जगह और ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि अब उन्होंने ऑटोमन एम्पायर को भी बिल्कुल ही डिसमेंटल कर दिया, अब वो उसको भी ले रहे हैं, इराक को भी ले लिया, इतने सारे जगह। तो वो कह रहे थे कि एक एम्पायर को डिस्ट्रॉय नहीं कर देना चाहिए जस्ट सो दैट एक और एम्पायर आ जाए, ब्रिटिश एक एम्पायर। हटा करके दूसरा, हाँ, जो स्वराजाइट तो से उनके जो डिसएग्रीमेंट है वो भी इसी बात पर हो रहे हैं। हाँ, और ऑटोमन एम्पायर को वो ऐसे देखते थे, जैसे गांधी भी ऐसे देखते थे कि ये एक फोर्ट्रेस है जो इंडिया और एशिया को दोनों को बचा के रखेगी और इम्पीरियल सब्जुगेशन से, नहीं तो हम और दब जाएंगे। तो इंडिया और मुसलमान देश जो हैं वो एक ही साइड पे हैं, क्योंकि उन दोनों को ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म और यूरोपियन इम्पीरियलिज्म ने ऐसे करके रखा हुआ है, दबा के रखा हुआ है। हाँ, और हमको मिलके, मुस्लिम एशिया को, हमको हिंदुस्तानियों को एक साथ मिलके इसको पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करना पड़ेगा, इम्पीरियल वर्ल्ड ऑर्डर को हटा के एक ऐसा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना पड़ेगा जिसमें हर नेशन का रिस्पेक्ट हो, हर नेशन इक्वल हो और सेल्फ गवर्निंग हो। लाला लाजपत राय भी बहुत कोशिश करते हैं वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने की, जब वो पूरी दुनिया घूम रहे हैं, पर्टिकुलरली यूएस में और यूके में जब वो गए हैं। इन यात्राओं ने उनकी सोच को, उनके मूवमेंट को या उनके तौर तरीक़ों को कैसे बदला? कैसा रहा वहाँ का दौर, अगर हम यूएस से शुरू करें तो? हाँ, तो ये खिलाफत मूवमेंट से पहले था। सो वो जाते हैं एक कांग्रेस डेप्यूटेशन के साथ, जिन्ना के साथ भी जाते हैं, उसी से 1914 में जाते हैं, और वहाँ फिर वर्ल्ड वॉर ब्रेक हो जाती है, तो वो वहाँ अटक जाते हैं, और फिर वो ट्रैवल करते हैं यूएसए, और यूएसए में बहुत घुल मिलते हैं वो बहुत ही लिबरल, प्रोग्रेसिव, सोशलिस्ट इंटेलेक्चुअल से, अफ्रीकन अमेरिकन एक्टिविस्ट से, जैसे WEB डुबोआ से मिले थे, और ऑक्सफोर्ड विलर्ड से मिले थे, बुकर टी वॉशिंगटन से मिले थे। ये सब लोग थे जो अफ्रीकन अमेरिकन राइट्स के लिए लड़ रहे थे और उनके एजुकेशन के लिए भी, और उन्हें बहुत ट्रैवल किया था ऑल ओवर द यूएस, डिफरेंट सिटीज़ में जाके उनको समझना था अमेरिकन सोसाइटी। और एक चीज़ उनको अमेरिका के बारे में बहुत अच्छा यही लगता था कि यहाँ पे इतने सारे किस्म के लोग हैं, जर्मन, इटालियन, आयरिश, ब्लैक, जूइश, इतने सारे लोग एक साथ, पोलिश, सब एक साथ रह रहे हैं और एक नेशन में। तो एक तो इस घुल मिलने से भी उन पे थोड़ा इन्फ्लुएंस हुआ था, एक इससे भी इन्फ्लुएंस होता था जब बाहर चले जाते हैं तो थोड़ा पर्सपेक्टिव डिफरेंट था उनका, ग्लोबल पर्सपेक्टिव। और वर्ल्ड वॉर 1 से उनका ये, मतलब ये एक इवेंट बेस्ड इन्फ्लुएंस था उन पे, कि वर्ल्ड वॉर 1 जब हुआ तो ये मिथ जो थी सुपीरियॉरिटी की थोड़ी सी, कि जो यूरोपियन नेशंस हैं वो ज़्यादा सुपीरियर हैं, और इसलिए वो हमारे ऊपर रूल कर सकते हैं, ये मिथ टूट गई, क्योंकि वो
खुद में ही इतना लड़ रहे थे इतनी ब्रूटैलिटी के साथ वर्ल्ड वॉर वन में कि ये एक तो मिथ टूट गई और ये आइडिया आया नया कि इनका कोई हक नहीं है हम पे रूल करने के लिए। ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर ये गलत है, जैसे वर्ल्ड ऑर्गेनाइज्ड है एम्पायर्स में वो गलत है और इक्वल नेशंस होने चाहिए। तो ये जब उनने शिफ्ट किया तो उनका जो ये पहले सोच थी उनकी कि एक हिंदू नेशन है, एक मुस्लिम नेशन है और हम अपना करेंगे, ये अपना करेंगे और यहाँ पे थोड़ा कंपेटिटिव राइवलरी भी है और हम लेकिन कोऑपरेट भी करेंगे, लेकिन थोड़ा अलग अलग रहने का थोड़ा उनका जो सोच था कि वो इंडियन नेशन मानते थे लेकिन वो इमेजिन नहीं कर रहे थे कि लेकिन फिर है क्या ये चीज़ जो हमें क्लैरिटी की थोड़ी, हाँ, कि मतलब वो क्या है जो हमें फिर एक साथ बांधती है, हिंदूज़ और मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को क्या है। तो जब वो बाहर गए और ये वर्ल्ड वॉर हुआ एंड ऑल्सो द अदर चेंज वाज कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी एक साथ आने लग गई और वो भी कोऑपरेट कर रहे थे इस टाइम सेल्फ गवर्नमेंट पे। तो अभी तक ये था कि मुस्लिम लीग थोड़ा अलग अलग रहती थी और अपने ही मतलब उनका डिमांड था सेपरेट इलेक्टोरेट वेटेजेस, मतलब कि रिजर्वेशंस पॉपुलेशन से ज़्यादा के बेसिस पे वो अपने अलग पॉलिटिक्स थोड़ा सा करती थी। और लेकिन 1910 ऑनवर्ड्स वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आने लग गए और 1915 में काफ़ी एक साथ आ गए। ये लखनऊ पैक्ट के एकदम पहले था, फिर लखनऊ पैक्ट हुआ था तो उनने अग्रीमेंट कर ली थी कि एक साथ हम सेल्फ गवर्नमेंट मांगेंगे और गवर्नमेंट में जब फ्यूचर होगा तो इतनी सीट्स, मतलब कुछ उनका हाँ सीट शेयरिंग टाइप उनका अग्रीमेंट था। तो इससे लाजपत राय को लगा कि अब हम एक साथ मतलब कोऑपरेट कर सकते हैं और हिंदूज़ और मुस्लिम्स एक साथ सेल्फ गवर्नमेंट के लिए भी लड़ सकते हैं और एक साथ उनका एक है कुछ जो बाइंड उनको कर सकता है। तो उनने फिर डिफरेंट तरह सोचना शुरू भी किया कि हमें क्या बाइंड करता है। फिर ये आता है उनका ये जो री इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री में हमने अभी बात जो की थी, हिस्ट्री में वापस जाना और देखना वो कि मुस्लिम को इंडियनाइज करने की कोशिश करते हैं वो सारी हाँ राइटिंग्स के हाँ थ्रू। मतलब कि मतलब इंडियनाइज नहीं बट हाँ मतलब कि एक अलग तरह से देखना कि हाँ नहीं ऐसा शायद जैसे मैंने हिस्ट्री पहले समझी थी वो शायद अलग है, ऐसा नहीं है जैसे मैंने पहले समझा था। और कल्चर ऑल्सो में जैसे वो कहते हैं कि नहीं पहले उनने आर्यन रेस थोड़ा उसमें मानते थे कि मुस्लिम्स जो हैं वो आर्यन रेस के हैं, उनने कहीं ये बोला था। लेकिन फिर वो ये भी बोलते हैं कि जो मुस्लिम्स और हिंदूज़ हैं वो एक ही मिक्स्ड आर्यन मंगोलियन रेस के हैं। तो सारा रेशियल मिक्सचर है और हमारा कल्चर भी बहुत, हम एक दूसरे में प्राइड ले सकते हैं और जो हम कल्चर बनाएंगे अपने फ्यूचर इंडिया के लिए उसमें भी हिंदुज़म और इस्लाम, हिंदू कल्चर मुस्लिम कल्चर दोनों का मेल होके एक प्लूरलिस्ट पब्लिक कल्चर होना चाहिए पर नेशनल। आपके अकॉर्डिंग सावरकर की ये विचारधारा नहीं थी कि इसे मिला करके वो इंटरमिंगलिंग के साथ हम एक सम्यक और समादृत बना पाए मिला करके। तो क्या लाला लाजपत राय और सावरकर की कभी वैचारिक मुठभेड़ हुई, कभी आपस में मिले हों, कोई ऐसी मुलाकात बातचीत है? मुलाकात, अब उनका जो बायोग्राफर है लाजपत राय का, फिरोज चंद, उनने एक लिखा है कि एक हुई थी मुलाकात। उनका दावा है। उनका दावा है उसमें वो बस यही लिखते हैं कि वो जब आए थे ये, और ये लेट मतलब मिड 20s की बात है, तो ये इस पूरे पीरियड खिलाफत पीरियड के भी बाद की बात है। और खिलाफत पीरियड के बाद तो मतलब जब खिलाफत मूवमेंट डिसइंटीग्रेट हुई और उसका डिक्लाइन हुआ तो फिर कॉन्टेक्स्ट काफ़ी चेंज हो गया इंडिया में और बहुत मतलब बहुत राइट्स, एक के बाद एक कहीं ना कहीं राइट्स। और ये राइट्स जो हो रहे थे वो भी लाजपत राय के माइंड पे प्ले कर रहे थे और ये जो कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहा था इससे उनके सोच पे भी बहुत असर पड़ा था और फिर से वो रीइंटरप्रेट करने लग गए चीज़ें कि अब ये इतना वायलेंस हो रहा है, इतना कम्पेटिटिव कम्युनलिज्म जैसे कहते हैं कि यहाँ पे शुद्धि संगठन हो रहा है, यहाँ पे तबलीग और तंजीम के मूवमेंट्स हो रहे थे, तो ये जो इतना यूनिटी की तरफ जो मूवमेंट था वो पूरा ऐसे बिखर गया। और लखनऊ पैक्ट भी थोड़ा सा जो एग्रीमेंट था उसमें भी थोड़े प्रॉब्लम्स आ गए और लोग डिमांड मानने लगे। तो ये सब जो कॉन्टेक्स्ट था ये फिर से उन पे इन्फ्लुएंस हुआ कि अब कैसे समझें, अब ये जब हो रहा है अब हम कैसे समझें हिंदू और मुस्लिम का रिलेशन। तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में जब वो हिंदू महासभा लीडर थे तब वो सावरकर को मिले थे। और फिरोज चंद ने जो लिखा है मुझे उतना तक ही पता है कि उनने बोला था कि मुलाकात के बाद लाजपत राय आए और वो काफ़ी चुप और गंभीर मूड में थे उसके बाद, और उन्होंने बस ये बोला था कि ऐसा तो नहीं है कि ये है वे,
जो सावरकर कह रहे हैं। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं बोला। और फिर वो हिंदुत्व एक जो ट्रैक था सावरकर का, वो 1923 की किताब। हाँ, 1923 का जो उनका किताब था, 26 में लाजपत राय एक रिव्यू भी लिखते हैं उसका, और उसमें लिखते हैं कि हाँ ये अच्छा लिखा गया है कुछ कुछ, लेकिन एंड में वो कहीं लिखते भी हैं कि लेकिन मैं सब कुछ हर चीज़ के साथ सहमत नहीं हूँ, या आई डोंट एग्री विद एवरीथिंग ऑल्सो इन दिस बुक, ऐसा कुछ नहीं लिखते। अच्छा, यानी सावरकर की हिंदुत्व की विचारधारा और उसकी किताब से उनकी वैचारिक असहमतियाँ थी लाला लाजपत राय की, तो एक खांचे में दोनों को नहीं देखना चाहिए हमें। हाँ, अगर हाँ, ये तो मेरा बुक का काफ़ी हद तक ये भी आर्ग्यूमेंट है कि कभी कभी जब सिमिलैरिटीज़ दिखते भी हैं बीच के, उनको ओवरशैडो नहीं कर देना चाहिए जो डिफरेंसेस हैं, और हमें वो डिफरेंसेस जो हैं वो भी देखने पड़ेंगे। तो अगर आप एक पॉलिटिशियन और थिंकर के सोच को उनके गहराई में देखें और उनके टेक्सचर में देखें, तो वो न्यूआंसेस को भी याद रखना पड़ेगा। तो कुछ कुछ चीज़ें सिमिलर हो सकती हैं, लेकिन कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस भी हैं। और कभी कभी जब सेम ग्रुप में भी होते हैं, जैसे वो भी हिंदू महासभा लीडर थे, ये भी हिंदू महासभा लीडर थे, लेकिन डिफरेंसेस हैं और रियल डिफरेंसेस हैं, उनके मतलब भी और मीनिंग भी होते हैं उन डिफरेंसेस के। अच्छा, एक सवाल ये है कि हिंदू महासभा के बारे में बार बार ये कहा जाता है कि हिंदू महासभा, आरएसएस चूँकि अपना संगठन के हिस्से के तौर पर भी बीच में बहुत विवाद हुआ था, ये कैसे प्ले आउट किया? मतलब लाला लाजपत राय जब हिंदू महासभा के सदस्य हैं और उसके बाद फिर वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी और तमाम तरह की बात कर रहे हैं, तो उस दौर में इस को कैसे देखा गया था, या बाद में इसको कैसे देखा गया, या इसलिए हुआ कि उनको एक खांचे में रख दिया गया क्योंकि वो हिंदू महासभा के लीडर थे? क्या वो हिंदू महासभा की वैचारिकता से पूरी तरह से सहमत थे? तो हाँ, मतलब इसीलिए ऑल्सो हिस्टोरियंस ने उनको ऐसा लिया थोड़ा है कि लूजली इंटरप्रेट किया है ये। हाँ, मतलब कि हिंदू कम्युनलिज्म और हिंदू नेशनलिज्म का ये एक एविडेंस दिया जाता है कि ये हिंदू महासभा के सदस्य थे, और ये ट्रू भी है। और ये भी ट्रू है कि हिंदू मिलिटेंट हिंदू पॉलिटिक्स 1920s में लाजपत राय काफ़ी हद तक मतलब वो उसके लीडर थे, हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट भी थे, और उस समय हिंदू संगठन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे और लीड कर रहे थे। तो ये सपोर्ट करता है हिस्टोरियंस के इस क्लेम को कि ये हिंदू कम्युनल पॉलिटिक्स को लीड कर रहे थे। लेकिन जो चीज़ रह जाती है इसमें वो ये है कि ये जो हिंदू पॉलिटिक्स को चैम्पियन कर रहे थे और ऑर्गेनाइज कर रहे थे, और काफ़ी मतलब ओपनली मिलिटेंट अखाड़ाज मतलब इनकरेज कर रहे थे, और बॉडी बिल्डिंग इनकरेज कर रहे थे, तो और वायलेंस इन सेल्फ डिफेंस ऐसे चीज़ें भी डिफेंड कर रहे थे। तो जो इसमें भी मतलब टेक्सचर के साथ देखना पड़ेगा कि और क्या हो रहा था यहाँ पे, और उनकी जो सोच थी वो ये थी कि ये हिंदू पॉलिटिक्स करना ज़रूरी है अभी, क्योंकि उनकी सोच ये थी कि एक थ्रेट है, और थ्रेट है कि मुसलमान जो पॉलिटिक्स कर रहा है अभी वो ज़्यादा सेपरेटिस्ट हो रही है। मतलब सेपरेटिस्ट ये नहीं कि पाकिस्तान वो वाला सेपरेटिज्म नहीं, लेकिन वो अलग कर रही है, हो रहे हैं। हाँ, मतलब वो अपना कुछ कर रहे हैं, और वो जो मांग रहे हैं वो लखनऊ पैक्ट में जो हमने एग्री किया था उससे ऊपर है, और वो उनकी ये वे था इसको अंडरस्टैंड करना कि ये जो है वो हद से बढ़कर है, अनरीजनेबल है, और ज़्यादा मतलब वो इंडियन नेशन को भी खा जाएगी और हिंदू मेजॉरिटी को भी खा जाएगी। तो ये उनका अटैचमेंट एक था हिंदू मेजॉरिटी के नोशन से, कि एक हिंदू मेजॉरिटी इस देश में है, और हम उसको उनको ये फियर था मुस्लिम माइनॉरिटी डोमिनेशन का, और ये काफ़ी हद तक इसलिए भी था उनका फियर क्योंकि वो एक हिंदू माइनॉरिटी थे पंजाब में, जो मुस्लिम मेजॉरिटी पंजाब है। तो वो उसकी अपब्रिंगिंग का असर, उसकी हाँ, तो उसकी उनके छाप जो वहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है जहाँ पे अर्बन स्पेसिफिकली, क्योंकि वहाँ पे भी कॉम्प्लिकेटेड है कि हिंदू जाट का एक जो पार्टी था वो था, और वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन उनको दी गई थी, यूनियनिस्ट पार्टी जो पंजाब में थी, लेकिन अर्बन हिंदू उनको ज़्यादा मार्जिनलाइजेशन वहाँ फील होती थी, और मुस्लिम मेजॉरिटी पंजाब के कॉन्टेक्स्ट को लेके वो थोड़ा सा ट्रांसफ़र हो रहा था उनका वो वाला फियर इनटू अ कॉन्टेक्स्ट ऑल इंडिया में जहाँ एक्चुअली हिंदू मेजॉरिटी है। सो बेसिकली उनका ये था कि हिंदू पॉलिटिक्स ऑर्गेनाइज करना है टू मेक श्योर कि एक सेक्युलर नेशन स्टेट हम बना पाएँ, और उनका इसलिए लाइक
इमेजिनिंग कि एक स्टेट होगा हमारे फ्यूचर में जो रिलीजन और स्टेट अलग होगा। तो हिंदू थियोक्रेसी नहीं चाहिए थी इनको, और ऐसा भी स्टेट नहीं चाहिए था कि हिंदुइज्म प्रिविलेज रिलीजन है। यहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम भी होगा लोगों के लिए, इक्वल सिटीजनशिप भी होगा, और माइनॉरिटी राइट्स में भी उनको ये थे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अगर उनको जो बनाने हैं उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होगा, और मुस्लिम रिजर्वेशंस तक भी वो प्रोपोर्शन में, लेकिन अपने नंबर्स के प्रोपोर्शन तक वो सहमत थे कि यहाँ तक हो सकता है मुस्लिम रिजर्वेशंस इन प्रोपोर्शन टू द प्रोपोर्शन ऑफ मुस्लिम्स इन द पॉपुलेशन। तो ये लाला लाजपत राय के हिंदू राष्ट्र की अवधारणा में सब शामिल होगा, या एक वो सेकुलर राष्ट्र बनाना चाह रहे उसमें ये सब शामिल होगा? ये मेरे हिसाब से तो वो हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते थे, उनको सेक्युलर इंडियन नेशन ही चाहिए था, और उसको करने के लिए वो हिंदू पॉलिटिक्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो एक अजीब सा सोच है। इंस्ट्रूमेंटल है एक तरीके से, हाँ, कि तो मैं ये करूंगा लेकिन इससे मेरा टारगेट ये है पाने का। हाँ, उनका, और ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्योंकि आपको इतना फियर है दूसरे लोगों के इंटेंशंस और उनके पॉलिटिक्स में, और आप उसको लिमिट करना चाह रहे हैं कि इनकी जो मांगे हैं वो हम लिमिट करना चाहते हैं, इतना ही होना चाहिए ये, उसके लिए आप ये हिंदू पॉलिटिक्स करें। लेकिन और आपको चाहिए एक सेक्युलर नेशन जहाँ, वो आपका क्रिटिसिज्म भी यही है कि रिलीजन एंड पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं करना चाहिए, लेकिन आप खुद भी कर रहे हो रिलीजन एंड पॉलिटिक्स को मिक्स। हिंदू पॉलिटिक्स आप कर रहे हो, लेकिन आप ऐसे कर रहे हो कि आपको लगता है कि ये तो टेम्प्रेरी है सेक्युलर इंडियन नेशन स्टेट बनाने के लिए, जहाँ पे आप रिजर्वेशंस भी दोगे, आप माइनॉरिटी राइट्स भी दोगे, आप इक्वल सिटीजनशिप में भी मानते हो, और आपको प्रिविलेज दर्जा नहीं देना है हिंदू को, लेकिन ऐसे एक थोड़ा सा सिंड्रोम टाइप सिचुएशन में ये है कि आप अपने आइडियल को ही अंडरकट भी कर सकते हो कभी कभी, अगर फियर में आके। ये गांधी वाली बात है कि आपके साधन थोड़े से स्पष्ट नहीं है, लेकिन आप जो साध्य है, जो आप साधना चाहते हो, आपका लक्ष्य है, वो आपके साफ क्लैरिटी है उसके पास, लेकिन रास्ते की थोड़ी क्लैरिटी कम है, मंजिल की क्लैरिटी ज़्यादा है। अब एक सवाल की तरफ मैं जाना चाहता हूँ आखिर में। हमने धर्म पर बात करी, हमने मुस्लिम रूल के इंटरप्रिटेशन पर बात करी, जाति के सवाल को कैसे देख रहे थे लाला लाजपत राय, कास्ट के क्वेश्चन को वो कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आपकी किताब में एक चैप्टर है कि जो कास्ट का एनिग्मा है उसको डील करने में क्या थी, उस पर क्या सोच थी उनकी? हाँ, तो 1909 टू 1915 में जो पीरियड था, ये स्वदेशी मूवमेंट के बाद जो उनका था थोड़ा सा, कि उस टाइम एक्चुअली ब्रिटिश रिप्रेशन चल रहा था और बहुत सर्वेलेंस था, और इस समय लाजपत राय इस समय इस कास्ट क्वेश्चन को बहुत सीरियसली लेते हैं, और बहुत ही रैडिकल तरीके से वो कास्ट को अप्रोच करते हैं कि ये जो है व्यवस्था बहुत ही बुरी है, और इसमें एक तो हमें सेक्रेड थ्रेड देनी चाहिए लोअर कास्ट को। ये उनका तरीका था कि ये बहुत ही जनेऊ देना चाहिए, जनेऊ देना, हाँ, और ये क्योंकि बहुत ही सिग्निफिकेंट मार्कर है रिस्पेक्ट का, ये हम सबको देना चाहिए, और वेदास पढ़ने का भी हक सबको होना चाहिए, और एजुकेशन लो कास्ट की और दलित्स की बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इग्नोरेंस के वजह से भी उन पे अत्याचार होते हैं, और इनके अंदर से ही लीडर्स आने चाहिए जो इस चीज़ को चैलेंज कर सकते हैं। जो अपर कास्ट एरोगेंस है या अपर कास्ट जो अत्याचार होते हैं उसको चैलेंज करने के लिए एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और बहुत ही काफ़ी हद तक बहुत ही क्रिटिसाइज़ करते हैं वो कास्ट सिस्टम को इस फेज़ में। तो ये एक उनका तरीका था टू बिल्ड द हिंदू कम्युनिटी और द हिंदू नेशन, जो भी वो इसको दोनों ही बुलाते थे, इसको बिल्ड करेंगे लेकिन कास्ट रिफॉर्म के थ्रू, रैडिकल कास्ट रिफॉर्म के थ्रू। और लेकिन फिर 1920s में उनका थोड़ा चेंज होता है कास्ट क्वेश्चन के तरफ, और ये इसलिए था क्योंकि ये जो फियर था मुस्लिम पॉलिटिक्स का, जो फियर है उसके कॉन्टेक्स्ट में वो थोड़ा कंजर्वेटिव पर्सपेक्टिव अडॉप्ट करते हैं। तो उनका जो पूरा कास्ट रैडिकलिज्म था अमेरिका जाने से पहले, वो अब नहीं दिखाई देता। काफ़ी रिस्पॉन्सिव नज़र आते हैं लाला, कि मतलब अपनी विचारधारा के प्रति बहुत स्पष्ट है ना, अपने लक्ष्य के प्रति भी उनमें बहुत एक वैचारिक पवित्रता भी है और एक ईमानदारी भी है, लेकिन उनकी जो स्ट्रेटजी है वो बहुत रिस्पॉन्सिव लग रही है कि देखो मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे इसके लिए उकसाया गया है। मतलब एक जो आपकी बातों समझ में आता है, इस आलोचना को या इस बात को आप कैसे दिखती हैं, जो कई आलोचकों ने आपकी किताब में जिक्र किया इसका?
नहीं, आपने ठीक ही बोला कि ये हैं बहुत रिस्पॉन्सिव, क्योंकि कोई लोग हो सकते हैं जो एकदम एक स्ट्रेट आइडियोलॉजी में हैं और एक स्ट्रेट एथिक्स में हैं और वो इसी के हिसाब से चल रहे हैं, चाहे यहाँ वहाँ कुछ हो रहा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ हाँ, मतलब वो अपने रास्ते पे चलेंगे। लाजपत राय रिस्पॉन्ड करते हैं हमेशा चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट को, कि मुस्लिम लीग क्या कर रहा है या राइट्स हो रही हैं कि नहीं हो रही है, वो बाहर मतलब किसके साथ मिल रहे हैं, किसके, वो ये सब उन पे, उनके सोच पे इन्फ्लुएंस करता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब वो कहीं भी चले जाएंगे, तो मतलब वो गदराइट कभी नहीं बन गए। उनको प्रॉब्लम था कि एकदम आर्म स्ट्रगल नहीं, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल भी इम्पोर्टेंट है। तो उस तरफ भी नहीं चले गए और एकदम सावरकर की तरफ भी नहीं चले गए। हिंदू पॉलिटिक्स की तरफ गए तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चेंज कर रहे हैं, वो फ्लूइड हैं, लेकिन वहाँ भी नहीं चले गए। और ये नोटिस हुआ था, जैसे कि भाई परमानंद और जो और लोग थे हिंदू महासभा में, केलकर, भाई परमानंद और कौन थे, इनको लगता था कि ये मॉडरेट हैं, ढींगरा और बाकी सारी हाँ, चीजें तो ये मॉडरेट हैं, ये तो कांग्रेस की पॉकेट में हैं, तो उनकी तरफ से उनको ये। और कमाल बात देखिए, 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ है वो इसी वजह से हुआ क्योंकि स्वराजाइट्स और जो गरम दल नरम दल की जो बात आती है, जिसमें बाल गंगाधर तिलक हैं, माफ़ कीजिए महाराष्ट्र से, जिसमें बिपिन चंद्र पाल है बंगाल की तरफ से, और पंजाब का पूरा इलाका लाला लाजपत राय ने संभाला हुआ है। अच्छा, वो कांग्रेस की नज़र में ये लोग गरम दल हैं और वहाँ भाई परमानंद है, इनकी नज़र में ये लोग स्वराजाइट से मॉडरेट की बातें कर तो रहे हैं। उनको और वो यही बोलते हैं कि अपने, उनने एक स्टोरी ऑफ माई लाइफ शायद उनकी बायोग्राफी है, उसमें लिखा था कि ये हमारे बीच में बहुत डिसएग्रीमेंट था, क्योंकि लाजपत राय को, लाला जी को ये टेम्प्ररी लगता था, संगठन उनको लगता था टेम्प्ररी है, और उनके लिए ये एक आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट है कि टेम्प्ररी नहीं माना जाता, ये तो पॉलिटिक्स है और ये सोच है। और तो मेरा जो इंटरप्रिटेशन है वो इसी से सहमत है कि लाजपत राय के लिए भी एक ये टेम्प्ररी मीन्स है फॉर अ डिफरेंट एंड, चाहे वो उस एंड को अंडरमाइन भी कर रहा हो, लेकिन वो उनको शायद नहीं दिख रहा था उस टाइम। लेकिन ठीक, और वैसे समर्थक ये भी कह सकते हैं लाला लाजपत राय के बिल्कुल, कि अगर आप एक पॉलिटिकल मूवमेंट में हैं और आप एक ऐसे नाजुक डेलिकेट दौर को देख रहे हैं, तो आपको चेंजिंग सिचुएशन के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को, अपने लक्ष्यों को, अपने तौर तरीकों को, अपने साधनों को बिल्कुल बदलना होगा, क्योंकि आप एक चीज़ पर स्टिक रहे और उसका पूरा रेडरेंट हो गया, ज़माना ऑब्सोल्यूट हो गया, तो उसका कोई तुक नहीं है। बहरहाल एक सवाल आपके ब्लर्ब से ही मैं इंटरेस्टिंगली ले रहा हूँ कि आप ये कह रही हैं, जो सवाल आपने डील किया कि आप सांप्रदायिक और सेकुलर क्या एक साथ हो सकते हैं, इसको बताएं कि आप वाकई एक साथ हो सकते हैं? मुझे लगता है कि लाजपत राय दिखाते हैं कि एक इंसान, उनके मतलब ऐसे शायद ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन ये दिखाते हैं कि इन्होंने हिंदू पॉलिटिक्स और हिंदू कम्युनल पॉलिटिक्स को भी बहुत ही सीरियसली आर्टिकुलेट किया और सेक्युलरिज्म को भी सीरियसली आर्टिकुलेट किया है, और दोनों को माना। एक को दूसरे, एक मीन्स था टू इस्टेब्लिश द अदर एंड, जो उनका ये एंड था, लेकिन ईजिली नहीं हो सकता है ये। अंत में एक की जीत और एक की हार होगी, तो ये एक ईजी पोजीशन नहीं हो सकती है। और ये अब ये स्कॉलरली डिबेट है कि मतलब मुझे लगता है काफ़ी लोग ये पढ़ेंगे और बोलेंगे कि ये तो मतलब दिखाता है कि फ़ायदा क्या है अब सेक्युलरिज्म का, या सेक्युलरिज्म इनका अल्टीमेटली हिंदू पॉलिटिक्स था, तो इसका कोई मतलब नहीं है इनके। किस चीज़ का, थोड़ा सा और स्पष्ट करिएगा। मतलब कि अगर तुम दोनों ही कर सकते हो एक साथ, तो फिर सेक्युलरिज्म का कुछ है फ़ायदा, या वो बस इनका तो हिंदू पॉलिटिक्स का एक एजेंडा था ना। मतलब ये ऊपर ऊपर की बातें हैं कि सेक्युलरिज्म था, लेकिन अंदर तो हिंदू पॉलिटिक्स था। कोई ऐसे रीड कर सकता है इस लाजपत राय को? अच्छा, कि वो आपको लगता है? मतलब मेरी स्थापना थोड़ी सी अलग है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि वो नहीं था, वो एक सेकुलर राष्ट्र की बात कर रहे हैं, सबको मिलाने की बात कर रहे हैं, जो कंक्लूजन तक भी आपकी किताब से आता रहा। अच्छा अच्छा। मतलब फिलहाल सिर्फ आपकी हाँ, स्कॉलरशिप से मैं तो बिल्कुल मुझे लगता है कि मतलब मेरा ऐसा, मुझे लगता है कि शायद कोई ऐसा सोचे कि ये बोले, उनका क्रिटिसिज्म ये हो सकता है कि ये तो कहने की बातें हैं, ऊपर ऊपर से सेक्युलरिज्म और अंदर अंदर से हिंदू पॉलिटिक्स या हिंदू कम्युनलिज्म आप कर रहे हो, तो इसका मतलब उनका सेक्युलरिज्म का कोई मतलब नहीं था। लेकिन मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि इसका भी मतलब था, हिंदू पॉलिटिक्स का भी मतलब था उनका, और सेक्युलरिज्म का भी था मतलब, क्योंकि वो इक्वल सिटीजनशिप में मानते थे, रिलीजियस फ्रीडम में मानते थे। ये नहीं चाहते थे कि हिंदुइज्म और स्टेट का एकदम ऐसे हो जाए मेल, कि हिंदू प्राइमरी है यहाँ पे और जो नॉन हिंदूज़ हैं वो सेकेंडरी हैं। और मुस्लिम रिजर्वेशंस के लिए भी वो ओपन थे।
तो हिंदू मेजोरिटेरियनिज्म के जो फियर्स थे उनको समझ भी आते थे, लेकिन हिंदू उनको बहुसंख्यवाद के जो खतरे हैं उस पर भी बात करें। लेकिन हाँ, लेकिन ईजिली ये पोजीशन नहीं अपनाई जा सकती। बहुत लूजली इंटरप्रिटेशन होगा उस तरह से अगर किया जाएगा। हाँ, वो मैं बोल रही हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ कि कंसेप्चुअली ऑल्सो ये अंत में ये इजी चीज़ नहीं है, एक टेंशन इन दोनों में है कि हिंदू पॉलिटिक्स और सेक्युलरिज्म जो हैं ये दो अलग, एनालिटिकली अलग चीज़ें हैं और इनमें अभी भी टेंशन है। और मतलब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हिस्टोरियंस जो हैं आजकल वो कभी कभी उनका क्रिटिक एक है सेक्युलरिज्म उसको का। मैं समझा। मैं एक सवाल के साथ आपके आना चाहता हूँ आखिर में। आपकी किताब ये लगभग पहली कॉम्प्रिहेंसिव बायोग्राफी है लाला लाजपत राय की। देखिए इतनी मोटी किताब है और इसमें इतना हिस्सा लगभग किताब का अगर मैं आपके सामने रखूं, आधे से ज़्यादा हिस्सा उतने में एक नई किताब तैयार हो सकती है। अगर आप यहाँ से उठाएं एंड नोट से, इतना हिस्सा जो है किताब का वो सिर्फ और सिर्फ बिब्लियोग्राफी है, नोट्स है, रेफरेंसेस हैं। हाँ, उसमें चीज़ तो की ये कोशिश की गई इतनी है। मोटी नहीं है ये किताब। हाँ, तो इतनी मोटी में एक नई किताब भी तैयार हो सकती है। बहरहाल कई लोग ये बार बार ये बात सुनने में भी आती है और कई जो प्रबुद्ध लोग हैं वो इस सवाल को उठाते हैं कि जो आज़ादी का पूरा दौर रहा है वो बहुत गांधी सेंट्रिक रहा। कम से कम 1915 में जब गांधी अफ्रीका से भारत आते हैं और उसका 20 का आंदोलन है, 30 का आंदोलन है, 42 का है ना, और तमाम तरह की चीज़ें। तो बार बार ये बात की जाती है कि महात्मा गांधी पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, उनको लार्जर देन लाइफ फिगर बना दिया गया उनकी अपनी एक्टिविटी से भी। लेकिन उससे पहले के जो लोग थे जैसे फिरोज शाह मेहता हैं, दादा भाई नौरोजी हैं, इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक हैं, लाला लाजपत राय हैं, अभी आपने किताब लिखी है, बिपिन चंद्र पाल हैं, और जो और बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, मुझे कईयों के नाम मुझे भी याद नहीं आ रहे होंगे, माफ़ी चाहूँगा। उनको बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं दिया गया हिस्ट्री में, जो उनका राइटफुल एकदम बिल्कुल जो उनका अधिकार था उनको उतनी जगह नहीं दी गई। हाउ डू यू डील विद द क्रिटिसिज्म प्रोवाइडेड यू आर अ बायोग्राफर ऑफ लाला लाजपत राय? आई वुड से कि हाँ, मतलब हिस्टोरिकली क्योंकि गांधी एक ऐसे फिगर थे जिनने एंटी कॉलोनियल मूवमेंट को ऐसे मास मूवमेंट बनाया था और उनको ऐसा दर्जा भी दिया गया था, ब्रिटेन ने भी दिया था, ग्लोब अमेरिका में भी दिया गया था। और मास मूवमेंट वो एक ऑर्गेनाइज़र भी एक ऐसे थे, इंस्पायर भी करते थे लोगों को। उनने इतने सारे विमेन को अंदर लाया मास मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट में, मासेस को, पेजेंट्स को। तो वो उसकी वजह से उनका एक ऑरा जो था और एक जैसे उनको मानते थे उसकी भी वजह से उनको ये ऐसा गांधी सेंट्रिक एक था शायद, और उन पे बहुत फोकस था। लेकिन मुझे लगता है कि उसको काउंटर भी काफ़ी किया गया है, क्रिटिसिज्म भी बहुत आया है गांधी के ऊपर अब हिस्टोरियन से बहुत। और हिस्ट्री आई थिंक हम ये भी देख सकते हैं कि दो टाइप्स ऑफ हिस्ट्रीज लिखी जाती हैं। एक तो एक एकेडमिक वाली रह जाती हैं जो हम एकेडमिक वर्ल्ड में काफ़ी माना जाता है और पढ़ा जाता है, लेकिन वो बाहर तक नहीं पहुंच पाती कभी कभी। तो वहाँ पे बहुत और भी लोगों पे बहुत काम हुआ है, बोस पे बहुत काम हुआ है, तिलक पे काम हुआ है, पटेल पे काम हुआ है, आज़ाद पे काम हुआ है, सावरकर पे भी हुआ है काम। और हाँ, लेकिन हाँ, बट मतलब पब्लिक हिस्ट्री में ऐसा हो सकता है कि वो शायद सारा नहीं पहुंचा हुआ, लेकिन ये भी हमेशा बोल सकते हैं कि हाँ, मतलब और लिखा जा सकता है। और ऐसा है, मतलब एक प्रॉब्लम है कि लाजपत राय पे अभी तक काम किसी ने नहीं किया, या तिलक की ऐसी बायोग्राफी पब्लिक में नहीं आई है। तो ये तो जितना आएगा, कोई मुझे लगता है हिस्टोरियंस भी मतलब उनको अच्छा ही लगता है जब और लिखते हैं लोग। तो जिनको लिखना है उनको लिखना चाहिए, और लेकिन ट्रेनिंग के साथ, हिस्टोरिकल मेथड के साथ, प्रॉपर टाइम स्पेंड करें। हाँ जी। अच्छा, आखिरी में अगर आपकी किताब के अतिरिक्त कोई लाला लाजपत राय के बारे में और जानना चाहे, विशेषकर हिंदी भाषा में, तो वो और क्या पढ़ सकते हैं? कुछ रीडिंग रिकमेंडेशंस लाला लाजपत राय के बारे में जानने के लिए हमारे दर्शकों को बताना चाहें? उनके ऊपर मतलब और लोगों ने बहुत लिखा था पहले, जैसे वो जो ओल्ड वाली आती थी किताबें, वैसे लाजपत राय द मैन एंड हिज आइडियाज़, पंजाब केसरी, हाँ, ऐसे। सो वैसे मतलब किसी भी लाइब्रेरी में अगर आप लाजपत राय जाके पूछेंगे तो कुछ मतलब 5-10 किताबें तो होंगी। फिरोज़ चंद की किताब अच्छी है जिस पे मैंने भी रिलाई किया है। और भी कुछ थी, JS ढंकी आई थिंक उनका नाम है। 2-3 किताबें इतनी मतलब आपको मिल जाएंगी हिंदी पर? हाँ, मिल जाएंगी। ठीक। जिन हमने लीडर्स की बात करी उनमें से जो मुझे फौरी तौर पर याद आ रहा है, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे हैं,
उन पर बात हो सकती है। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी पर दिनयार पटेल ने बहुत अच्छी कमाल की किताब लिखी, ऑक्सफोर्ड से आई है। और अगर आप सावरकर की तरफ जाना चाहते हैं तो विक्रम संपत ने 2 खंड में बड़ी मुकम्मल तौर पर उस पर काम किया है, उस पर आप देख सकते हैं। आप इंगेज करें और उसके बाद उसकी आलोचना या प्रशंसा में आप जैसे भी जाना चाहें वो आपका अपना अधिकार है। अंततो गत्वा हमने लाला लाजपत राय के विचारों को, उनकी राजनीति को समझने की कोशिश की है। 1909 में जब मॉन्टे मिलर रिफॉर्म्स आते हैं, उसके अलावा 1919 में जब मॉन्टेग्यू रिफॉर्म्स आते हैं, और 1927 में 2 बरस पहले जब साइमन कमीशन लाया गया था, तो उसके विरोध में जिस तरह से उनकी लाठी से हत्या की गई, लाला लाजपत राय की उनकी मौत हुई। इसके बीच में एक विचार है कि जब वो विरोध कर रहे हैं तो उन्होंने ये कहा कि मैं ये नॉन वायलेंट विरोध करूंगा, और उसके बाद जब उनकी चोटिल हो गई तो शाम को जो लाहौर में सभा होती है उसमें भी उन्होंने यही कहा कि ये आखिरी ताबूत की कील है मेरे ऊपर पड़ी हुई लाठियाँ ब्रिटिश साम्राज्य में। तो उनके विचारों को बहुत केयरलेसली इंटरप्रेट भी ना किया जाए। जैसे अगर वो हिंसा की बात कर रहे हैं या वो ये बात कर रहे हैं कि हमें सेल्फ डिफेंस में करना है, लेकिन जब वो खुद पर आती है तो वो बिल्कुल भी वॉयलेंस का कोई तरीका नहीं अपनाते, बहुत नॉन वॉयलेंट मेथड को अपनाते हैं। लाला लाजपत राय को सिर्फ भगत सिंह की फांसी और उसके बाद जो चीज़ घटनाएं हुई उसके अतिरिक्त, या पंजाब केसरी या लाल बाल-पाल, इन छोटी छोटी 3-4 मेमोरीज जो हमारे पास हैं उसके अतिरिक्त भी हम उनको थोड़ा जानें, उसकी कोशिश थी। इस किताब को आप पेंगुइन से खरीद सकते हैं, अमेज़न या किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर आपको मिल पाएगी। अंततः तो यही कोशिश रहती है कि हम किसी के विचार की दुनिया में थोड़ा दाखिल हों और अपने आप को कुछ ज़्यादा बेहतर रूप से समृद्ध कर सकें। वन्या जी, बहुत शुक्रिया, आपने इस बातचीत के लिए वक्त दिया। किताब वाला क्रम यूँ ही चलता रहेगा हर हफ्ते। आपको जिन किताबों में दिलचस्पी हो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिन पर हम बात कर सकते हों, हिंदी अंग्रेज़ी किसी भाषा की किताब हो, उसका बहुत स्वागत रहेगा। इस बातचीत को रिकॉर्ड किया था हनी और जीत ने। आप देख रहे थे द ललन टॉप।